नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। नरेंद्र मोदी जी के बीच बीच में पॉडकास्ट, इंटरव्यू ये सब आते रहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वो नहीं करते। प्रेस कॉन्फ्रेंस से उनको बड़ी दिक्कत है। बड़ी मुश्किल से अमेरिका गए थे तो बेचारे फंस गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उसमें जब सवाल पूछा गया था अडानी पर तो कितना नाराज थे वो। जिस तरह से हाथ हिला रहे थे या लहरा रहे थे या दिखा रहे थे, जो भी आप कहना चाहें, उससे ही समझ में आ जाता है। उसके पहले एक बार 2019 में इलेक्शन के पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो केवल बैठे थे। पूरे टाइम सवालों का जवाब सिर्फ और सिर्फ अमित शाह देते रहे, और मोदी जी कभी पत्रकारों को देखते थे, कभी अमित शाह जी को देखते थे। लेकिन इंटरव्यू उनके रेगुलर आते रहते हैं। अभी ग्रोक का जो तमाशा चल रहा है, ग्रोक एआई है, आप जानते हैं, ट्विटर का, और ग्रोक ने बड़े मजेदार मजेदार जवाब दिए हैं। उस पर भी मैं बात करूंगा। लेकिन उस पर किसी ने पूछा था कि क्या मोदी जी के जो इंटरव्यूज होते हैं वो ज्यादातर स्क्रिप्टेड होते हैं, तो उसने कहा था हाँ, ऐसा लगता है कि मोदी जी के सारे इंटरव्यूज जो होते हैं वो स्क्रिप्टेड होते हैं। अब ये जो इंटरव्यू आजकल वायरल हो रहा है, आजकल बहुत चर्चा है इसकी, वो अमेरिका के एक एआई रिसर्चर हैं, लेक्स फ्रीडमैन, उनके साथ 3 घंटे की बातचीत है। 3 घंटे का पॉडकास्ट है जो रिलीज हुआ है, जिसमें पर्सनल से लेके पॉलिटिकल दुनिया भर की बातें हैं। अब ये जो लेक्स फ्रीडमैन साहब हैं, ये कह रहे हैं कि आपसे इंटरव्यू के पहले, पॉडकास्ट के पहले 45 घंटे मैं व्रत पर रहा, मैंने सिर्फ पानी पिया। क्यों भाई, पूजा करने जा रहे थे क्या? अरे इंटरव्यू लेने जा रहे थे, तैयारी करनी चाहिए थी, रिसर्च करना चाहिए था। 45 घंटे भूखे क्यों रह रहे थे? मतलब कोई धार्मिक कार्य करने जा रहे थे? और मुझे नहीं लगता कि वो जो क्रिश्चियन हैं, नेचुरली क्रिश्चियन है, उस धर्म में भी कहीं भूखे रहने, व्रत करने जैसी कोई बातें होती हैं। लेकिन जब इंटरव्यू करने वाला कहता है कि मैं 45 घंटे भूखा रहा मोदी जी आपसे इंटरव्यू करने के लिए, तभी समझ में आ जाता है कि ये इंटरव्यू कैसा होने वाला है, इसमें कैसे सवाल पूछे जाने वाले हैं और कैसे सवालों का जवाब आने वाला है। बचपन, गरीबी वगैरह की बात वो करते रहते हैं, उस पर मैं आऊंगा। लेकिन ट्रंप के बारे में उन्होंने अपनी दोस्ती का बड़ा जिक्र किया, बहुत बड़ी बड़ी बातें की। ट्रंप मुझे अक्सर दोस्त कहते हैं, फलां ढिमका। 2 सवाल अगर कोई असली पत्रकार होता तो उनसे पूछ लेता। पहला सवाल तो ये पूछता कि ट्रंप आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं, आप गए इस बार व्हाइट हाउस में मिलने के लिए। आपके अलावा जितने राष्ट्रों के अध्यक्ष आए, चाहे वो इजराइल का हो, चाहे जॉर्डन का हो, चाहे जापान का हो, चाहे इंग्लैंड का हो, उन सबको लेने के लिए ट्रंप दरवाजे पर आया व्हाइट हाउस के लिए। लेकिन आप जब व्हाइट हाउस के दरवाजे पर पहुंचे तो उसने अपने एक असिस्टेंट को भेज दिया, एक यंग लड़की थी असिस्टेंट, उसको भेज दिया। वो आपको अंदर लेके गई, आपको दरवाजे तक लेने नहीं आया ट्रंप। आखिर वो आपका कैसा दोस्त है? और दूसरा सवाल और पूछना चाहिए, और वो ये सवाल पूछना चाहिए कि ट्रंप खुलेआम कहता है कि मेरे दोस्त मोदी को $29 मिलियन दिए गए, और आप पलट के ये भी क्यों नहीं कहते हैं कि झूठ बोलना बंद करो, भारत का प्रधानमंत्री अपने पॉकेट में किसी तरह का पैसा नहीं लेता है। मैं दावा कर रहा हूं कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नरेंद्र मोदी अपने पॉकेट में उससे पैसा लें। लेकिन यह कैसी दोस्ती है कि वो मंच पर खड़ा होकर सारी दुनिया के सामने यह बात कह रहा है कि नरेंद्र मोदी को मैंने $29 मिलियन दिए हैं। यह किस तरह की दोस्ती है कि जिस दिन से राष्ट्रपति बना है, भारत के बारे में घटिया बातें लगातार करता जा रहा है। इस पर इतना टैरिफ लगता है, उस पर इतना टैरिफ लगता है, यूएस एड से इतना पैसा चला गया, वगैरह वगैरह वगैरह। यह कहां की दोस्ती है? नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ट्रंप के लिए अमेरिका फर्स्ट है। ट्रंप ने अभी टेस्ला का प्रचार किया, टेस्ला में आराम से वो सवार हुए और निकले, और उसके बाद खबर आई कि मस्क ने उनको एक बहुत बड़ी रकम दी। जाहिर तौर पर किसी और मुल्क में होता तो इसको घूस कहा जाता। और ये सब देखते हुए समझ में यही आता है कि अमेरिका नहीं, ट्रंप के लिए मस्क फर्स्ट है। और ऐसे ही आरोप लगाए जाते हैं कि हमारे मोदी जी के लिए इंडिया नहीं, अदानी फर्स्ट है। तभी तो इंडिया की सारी चीजें एक के बाद एक अदानी को सौंप दी गई हैं। और यही मामला खत्म नहीं होता है। बचपन की जो बातें हैं वो बड़ी मजेदार होती हैं। सवाल पूछा गया कि बचपन में आपका परिवार ज्यादा संपन्न नहीं था, आप एक कमरे के घर में रहते थे, वो भी मिट्टी का घर था। किसने आपसे कहा? आपने कौन सा रिसर्च किया? आप गए उस गांव में, उस गांव के तमाम सारे लोगों से आपने बात की कि नरेंद्र मोदी जब छोटे थे तो कितना बड़ा घर था, या फिर नरेंद्र मोदी के ऑफिस ने जो आपको सप्लाई कर दिया वही आपने सही मान लिया?
अब नरेंद्र मोदी जी तो अपने बचपन की कहानी जो सुनाते हैं उसको सुन के अब क्या कहा जाए। वो कहते हैं पिताजी हमारे सुबह 4 बजे घर से निकल जाते थे, वे जूते पहनते थे और बहुत हार्ड जूते थे। उनके जूते की जो आवाज आती थी उसको सुनकर लोग घड़ी मिला लेते थे। क्या कहा जाए, मतलब इस पे हंसा जाए या रोया जाए ये समझ में नहीं आता है। जूते पहन के निकलते थे और जूते से इतनी आवाज होती थी कि पूरा गांव उनके जूते की आवाज सुनकर घड़ी मिला लेता था। आपको भरोसा हो रहा है इस पर? अगर हो रहा है तो करिए, क्या कहा जा सकता है। फिर वो कहते हैं कि मेरे पास जूते नहीं थे, मैं स्कूल जा रहा था, अचानक मुझे मामा मिल गए, फिर वो ले गए, उन्होंने मुझे जूते दिलवाए, कैनवास के जूते थे, मैं चाक घोल के उस पर पॉलिश किया करता था। यार कैनवास के जूते हम लोगों ने भी बचपन में पहने हैं। हम तो सिर्फ उसको पानी और नील में धुल दिया करते थे। पानी में अच्छे से धुलता था, उसके बाद नील वाले पानी में डाल के धूप में सुखा लो, जूता मस्त चमक जाता था। चाक से उस पे पॉलिश करना तो मैं पहली बार सुन रहा हूं, लेकिन मोदी जी हैं, हर काम पहली बार करते हैं। और जब इन सारी खबरों को हम सुनते हैं, जब हम सुनते हैं कि तांबे के लोटे में गर्म पानी करके और चिमटे से पकड़ के कपड़ों को प्रेस करते थे, तो ये भी सोचते हैं कपड़े से पकड़ के क्यों नहीं प्रेस करते थे। खैर उनकी मर्जी। जब ये सारा कुछ सुनते हैं तो मोदी जी की तमाम सारी बचपन की तस्वीरें दिखाई देती हैं। कहीं स्काउट के ड्रेस में हैं, बढ़िया सुंदर जूते पहने हुए हैं, कहीं किसी तरह से हैं, कहीं किसी तरह से हैं। मोदी जी की उम्र वही है जो मेरे पिताजी की उम्र रही होगी। मेरे पिताजी भी एक साधारण परिवार से आए थे। मैंने तो उनकी ऐसी तस्वीरें नहीं देखी, कभी नहीं देखी। उस उम्र के जो आपके घर के लोग होंगे उनसे पूछ लीजिएगा, ऐसी तस्वीरें उनके पास हैं? क्योंकि तब तस्वीरें खिंचाने के लिए बाकायदा फोटोग्राफर के पास जाना पड़ता था। मोबाइल में तो होता नहीं था और घर में कैमरा तो केवल रईसों के पास होता था। तो इतनी सुंदर सुंदर फोटो कैसे निकल गई इतने गरीब घर में, जहां सिर्फ एक मिट्टी का कमरा था, जहां पहनने को जूते नहीं थे, खाने को खाना नहीं था। वहां पलने वाला युवा, वहां पलने वाला लड़का इतनी सुंदर सुंदर तस्वीरें कैसे खिंचाता है, और वो भी बचपन की तस्वीरें हैं। यह समझना जरा मुश्किल काम है। इस तरह के इंटरव्यूज आते हैं सिर्फ भक्तों को खुश करने के लिए। इस तरह के इंटरव्यू जिसमें दुनिया भर की बातें की जाती हैं, जिसमें मोदी जी एकदम महान व्यक्ति नजर आते हैं, जिसमें वो कहते हैं मुझसे दुख बर्दाश्त नहीं होता, जिसमें वो कहते हैं मुझसे कोई गलती होती है तो मैं स्वीकार करता हूं। मैं उनसे पूछ रहा हूं कि मणिपुर में जो कुछ हुआ वो किसकी गलती थी और उन्होंने कब स्वीकार किया? नोटबंदी के बाद देश जिस तरह से परेशान हुआ उसमें किसकी गलती थी, उन्होंने कब स्वीकार किया? और ऐसे 50 सवाल पूछे जा सकते हैं, लेकिन सवाल पूछे जा रहे हैं ग्रोक से। बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना है ये। कल भी मैंने एक छोटा सा वीडियो टीसीएच लाइव पे किया था। बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमिना है। ढेर सारे एआई हैं, आप जानते हैं आजकल एआई का बहुत चर्चा है। लेकिन ये जो ग्रोक एआई है ये बड़ा मजेदार है। इसको बनाया है एलन मस्क के ट्विटर, जिसको एक्स कहा जाता है, उसने बनाया हुआ है। और आप जाइए अपने ट्विटर हैंडल पे कोई सवाल पूछिए और ग्रोक को टैग कर दीजिए और ग्रोक उसका जवाब दे रहा है। कल परसों से इस पर बवाल मचा हुआ है। लोग सवाल पूछ रहे हैं और मोदी जी जितनी इमेज बनाने की कोशिश करते हैं इस तरह के इंटरव्यूज से, और लोगों का दिमाग खाली करने की जितनी कोशिश की जाती है व्हाट्सएप फॉरवर्ड से, जिसका हमारे जैसे लोग मुकाबला करने की कोशिश करते हैं, ग्रोक ने 24-48 घंटे में उसकी ऐसी की तैसी करके रख दी है। ढेर सारे उससे सवाल पूछे गए। जैसे मान लीजिए मोदी जी के बारे में पूछा गया कि सबसे ज्यादा फेक फॉलोअर किसके हैं। उसने कहा सबसे ज्यादा फेक फॉलोअर मोदी जी के हैं, और 60 मिलियन के आसपास फॉलोअर्स को, यानी लगभग 60% फॉलोअर्स को उसने कहा फेक हैं। और उसके लिए टेक्निक क्या बताई कि इंगेजमेंट रेट बहुत कम है। जितने फॉलोअर्स हैं उसके हिसाब से ट्वीट रिट्वीट नहीं होते हैं, उसके हिसाब से कमेंट्स नहीं आते हैं। उसके बाद उससे पूछा गया कि सबसे कम्युनल लीडर कौन है, सबसे सांप्रदायिक नेता कौन है। फिर उसने हमारे मोदी जी का नाम ले लिया। लोगों ने यहां तक पूछ लिया कि भाई मोदी जी ने जो झूठ बोले हैं उसको 1 से 10 पे लगा दो कि सबसे बड़ा झूठ कौन सा है, सबसे छोटा झूठ कौन सा है। तो मंगलसूत्र से लेके भैंस छीन लेने से लेके और इस तरह की तमाम बातें जो मोदी जी ने की हैं, ग्रोक ने उन झूठों की लिस्ट बना के रख दी। यानी जो बातें लोग कहने में डरते हैं कि मोदी जी झूठ बोलते हैं, वो ग्रोक ने बिल्कुल सामने सामने ला के रख दिया। और आईटी सेल के जो वीर हैं उनके भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। कुछ ने तो इसको म्यूट कर दिया और कुछ ने सवाल पूछना बंद कर दिया। यही कंडीशन नहीं है, आरएसएस के बारे में भी सवाल पूछा गया कि आरएसएस की आजादी की लड़ाई में क्या भूमिका थी। और पिछले 15 साल से जो लगातार व्हाट्सएप भेज भेज के झूठ
स्थापित करने की कोशिश की गई कि आरएसएस ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था, उसको एक लाइन में ग्रोक ने निपटा दिया। उसने कहा आरएसएस हैज लिटिल आर नो रोल इन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, यानी आजादी की लड़ाई में आरएसएस का या तो कोई रोल नहीं था या बहुत थोड़ा रोल था जिसकी बात नहीं की जा सकती। बीजेपी पर बात हुई, पूछा गया बीजेपी के करप्शन के बारे में, तो उसने कहा बीजेपी का करप्शन अक्सर छुपा रह जाता है क्योंकि उस पर बात नहीं होती है। गोदी मीडिया बीजेपी के करप्शन पर बात नहीं करता है। पूछा गया फर्जी खबरें कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा चलाती है, तो कहा कि बीजेपी सबसे ज्यादा फर्जी खबरें चलाने वाली पार्टी है। वहीं किसी ने पूछ लिया कि बेस्ट पॉलिटिशियन कौन है जो हिंदुस्तान को लीड कर सकता है, तो ग्रोक ने कहा कि राहुल गांधी बेस्ट पॉलिटिशियन लगते हैं जो देश को लीड कर सकते हैं। आप सोचिए कि भक्तों के सीने पर कितना बड़ा बज्जर गिरा होगा। टीपू सुल्तान को लेकर बहुत सारा बवाल किया जाता है। मैंने टीपू सुल्तान पर एक लंबा वीडियो बनाया था। टीपू सुल्तान पर सवाल पूछा गया, उसने कह दिया कि टीपू सुल्तान तो बिल्कुल देशभक्त था, भारत भक्त था, अंग्रेजों के खिलाफ उसने लड़ाई लड़ी थी। सवाल पूछा गया कि क्या गांधी जी ने भगत सिंह को बचाने की कोशिश नहीं की, उसने कह दिया कि गांधी जी ने भगत सिंह को बचाने की पूरी कोशिश की, अगर किसी ने कोई कोशिश नहीं की तो वो आरएसएस था। आप सोचिएगा भक्तों का क्या हाल हुआ होगा। दिलीप मंडल पे सवाल पूछा गया तो उसने कहा दिलीप मंडल पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। दिलीप मंडल पहले सरकार की आलोचना करते थे, अब एकदम से पलट गए और जिस तरह की बातें करते हैं वो विश्वसनीय नहीं है। जो लोग दिलीप मंडल से परिचित हैं, जो लोग उनके सोशल मीडिया अकाउंट से परिचित हैं, वो जानते हैं कि भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने उनको एक डिपार्टमेंट में सलाहकार बनाया है और वो आजकल, पहले लगातार मोदी की आलोचना किया करते थे, आजकल बहुत बड़े वाले भक्त बन गए हैं। एक सवाल कश्मीर फाइल्स पे पूछा गया कि कश्मीर फाइल्स प्रोपेगेंडा थी या असली थी। उसने कहा कि कश्मीर फाइल्स का रिसर्च करने पर पता यह चलता है कि उसमें प्रोपेगेंडा ज्यादा था और सच्चाई बहुत कम थी। एएनआई के बारे में सवाल पूछा गया तो एएनआई को भी उसने वही बताया जो एएनआई है। और बाकी सारे जो सवाल पूछे गए उनमें कई सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनकी मैं बात जरूर करना चाहूंगा। जैसे पूछा गया कि भारतीय मुसलमानों का, इंडियन मुस्लिम्स का फ्रीडम मूवमेंट में कोई रोल था। ग्रोक ने बताया कि इंडियन मुस्लिम्स का रोल आरएसएस से बहुत ज्यादा था। सोनिया गांधी के बारे में पूछा गया वो कहां डांस करती थी, और साफ साफ उसने बताया कि वो एक बार में बारटेंडर का काम जरूर करती थी लेकिन डांस वगैरह नहीं करती थी। ये मैं कल भी बता चुका हूं, आज भी मैं आपको बता रहा हूं कि आप अगर यूरोप जाएंगे, अगर वहां के बार्स में जाएंगे और वहां के बार हमारे जैसे नहीं होते हैं, वहां के बार बहुत सिंपल होते हैं। आप जाइए, वहां लोग परिवार के साथ आते हैं। मैं जर्मनी में गया हुआ था, एक ओपन बार था, वहां अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ आए थे। मेरे साथ उज्जवल दा थे वहां पर। मैंने उनसे पूछा कि ये बार में बच्चों को क्यों लाए हैं, तो उन्होंने कहा ये बताने के लिए लाए हैं कि शराब पीना मतलब गंदगी फैलाना नहीं होता है, एक सामान्य वहां शिष्टाचार का तरीका है जो वो बचपन से सीखें, इसके लिए नॉर्मल हो सके। ऐतिहासिक बार्स हैं, 200 साल, 200 साल, 150 साल पुराने। और वहां जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो बैरे का काम कर रहे हैं, वेटर का काम कर रहे हैं, उनमें आपको बहुत सारे हिंदुस्तानी लड़के लड़कियां मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहां से बेचारे पढ़ने जाते हैं, माँ बाप जो पैसा दे पाते हैं, स्कॉलरशिप जो मिलती है वो तो ठीक है, उसमें काम नहीं चलता है और पैसों की जरूरत होती है, तो 2-4 घंटे वहां पे काम करके 4 पैसे एक्स्ट्रा कमा लेते हैं और इसको बहुत नॉर्मल माना जाता है, इसको वहां पे बुरा नहीं माना जाता है। तो सोनिया गांधी के बारे में भी यही बात उसने बताई। एक और मजेदार बात थी, पूछा गया सबसे अच्छे रेलवे मिनिस्टर कौन है, और बिना एक सेकंड लगाए ग्रोक ने बताया कि सबसे अच्छे रेलवे मिनिस्टर अगर कोई थे तो वो लालू प्रसाद यादव थे। जिन लालू प्रसाद यादव को लगातार बदनाम करने की कोशिश की जाती है, हम लोग जानते हैं कि जब वो रेल मंत्री थे तो न केवल ट्रेनें टाइम पर चलने लगी थी बल्कि रेलवे पहली बार मुनाफे में दिखाई दे रहा था। उसके अलावा वो सवाल जो मुझसे पूछा गया था आज तक के मंच पे, नेहरू जी की माफी, गांधी जी की माफी, आपको याद होगा एक आज तक की एंकर उस जमाने में आज तक में थी, अब शायद कहीं और हैं, मोबाइल निकालकर मेरे सामने ही रिसर्च पढ़ने लगी और वो रिसर्च क्या था, किसी की फेसबुक पोस्ट थी। खैर वहां मैंने जवाब दिया था और मैंने पूछा था कि भाई ठीक है, अगर नेहरू जी ने कोई माफीनामा लिखा था तो जरा उसका सोर्स बता दो या फिर वो माफीनामा दिखा दो, और सारे के सारे चुप हो गए थे। तो यहां पर भी ग्रोक ने बिल्कुल साफ कह दिया कि गांधी जी या नेहरू जी ने कभी न तो अंग्रेजों से कोई पैसा लिया था और न ही किसी तरह का माफीनामा मांगा था। माफीनामा जिसने मांगा था वो थे सावरकर, और सावरकर की कलई कल खोल के रख दी ग्रोक ने। सारा किस्सा, जिस किस्से को छुपाने की ये लोग कोशिश करते थे, वो सारी कोशिश इनकी नाकाम करते हुए मैंने आपको कहा कि ग्रोक ने 48 घंटे के अंदर आईटी सेल का, बीजेपी आरएसएस आईटी सेल का बेड़ा गर्क करके रख दिया।
एक और मजेदार बात हुई, मैंने तो साफ साफ लिखा था कि भाई मैं तो सच की तलाश में हमेशा किताबों तक जाऊंगा। ग्रोक एक एआई है और फिलहाल ऐसा लगता है कि निष्पक्ष टाइप के लोग उसको हैंडल कर रहे हैं, तो उसके पास वो सारी इंफॉर्मेशन है जो इंटरनेट पर अवेलेबल है। तो जब आप कोई सवाल पूछते हैं तो वो इंटरनेट पर अवेलेबल जितनी जानकारियां हैं उनको प्रोसेस करता है और प्रोसेस करके आपके सामने एक जवाब रखता है। अब जाहिर है कि ये जो सवाल पूछे जा रहे हैं इनकी हकीकत हम जैसे लोग, हमारे जैसे हजारों लोग कितनी ही बार सामने ला चुके हैं, और जब ग्रोक तलाश करना शुरू करेगा तो उसको सच्चाई और झूठ दोनों में अंतर साफ साफ दिखाई दे जाएगा। तो ग्रोक क्या करता है? ग्रोक इन सारे जितने सोर्सेज हैं इनको एक साथ करके और प्रोसेस करके आपके सामने एक आंसर रख देता है। मैंने ये कहा था कि इंटरनेट पे ही सारा सच अवेलेबल नहीं है, बहुत सारा सच किताबों में अवेलेबल है, इसलिए मैं तो हमेशा किताबों में ही जाऊंगा। तो एक साहब पहुंच गए शिकायत करने के लिए। उन्होंने कहा कि ग्रोक देखो ये तुम्हें झूठा बता रहा है। ग्रोक ने कहा कि अशोक सही कह रहे हैं, आप यहां जो देख रहे हैं, जो मेरे पास ताकत है वो सिर्फ इंटरनेट की है, लेकिन ज्ञान किताबों में ही मिलेगा। इसके अलावा कुछ लोगों को लगा कि चलो इस आदमी के साथ थोड़ा खेल कर लिया जाए, तो लोगों ने पूछा कि अशोक कुमार पांडे इतिहासकार हैं या फिर फ्रॉडस्टर हैं। उसने फिर सारा डेटा जुटाया होगा और कहा कि अशोक कुमार पांडे 100% इतिहासकार हैं और 0% फ्रॉडस्टर हैं। इनकी किसी सवाल पर आज तक कोई जवाब नहीं मिला है। इन्होंने जितनी चीजें अपनी किताब में लिखी हैं उस पर किसी ने सवाल नहीं उठाया। और ये बात तो मैं कहता ही रहता हूं कि आप मुझे 1000 गाली देते रहिए, लेकिन जो किताबें मैंने लिखी हैं, चाहे कश्मीर नामा हो, चाहे कश्मीर और कश्मीरी पंडित हो, चाहे उसने गांधी को क्यों मारा हो, चाहे सावरकर काला पानी उसके बाद हो, या उसके अलावा भी जो किताबें लिखी हैं, इनमें से एक ऐसा तथ्य निकाल कर दे दीजिए जो गलत हो, और आज तक कोई ऐसा तथ्य निकाल कर दे नहीं सका। वही बात ग्रोक ने कही। इसके अलावा भी कुछ बदतमीजियां करने की कोशिश की गई, मुझे एक पार्टी से जोड़ने की कोशिश की गई। एक साहब ने कहा कि क्या ये कांग्रेस के करीबी पत्रकार हैं? ग्रोक ने कहा कि नहीं, कांग्रेस से इनका कोई लेना देना नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट और इतिहासकार है। ये ग्रोक ने कहा। मुझे अच्छा लगा कि इंटरनेट पर जितना कुछ खंगाला उसके बाद ये चीज मिली। दरअसल खेल क्या है मैं आपको बता रहा हूं। पहली बात तो ग्रोक से बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये कुल मिला जुलाकर अपने जो इसके प्रोग्रामर हैं उनके हाथ में काम करता है। हो सकता है मोदी जी प्रेशर बनाएं और मस्क प्रोग्रामर्स को बदल दें, और जो सच दिख रहा है वो झूठ दिखने लगे, जो झूठ दिख रहा है वो सच दिखने लगे। फिर आप क्या करेंगे? तो ग्रोक पे भरोसा मत कीजिए, ये तो मैं पहले से कह रहा हूं। अभी इसने नंगा कर दिया है बीजेपी और आईटी सेल को। ये सारे स्क्रीनशॉट संभाल के रख लीजिए, लेकिन भरोसा तो अपने दिमाग पे कीजिए, भरोसा तो इस बात पे कीजिए कि आप अपनी आंख से क्या देख रहे हैं। जैसे आपको क्या इस बात पर भरोसा होता है कि एक छोटा बच्चा तांबे के लोटे में पानी गर्म करके उसको सणसी से पकड़ के अपना कपड़ा प्रेस कर सकता है? नहीं कर सकता है, हो ही नहीं सकता है। हम लोगों ने भी घरों में देखा है लोटे से कपड़ा प्रेस करते हुए। बहुत बचपन में देखा है, हमारी मौसी करती थी। वो पानी नहीं भरती थी, क्योंकि अगर आप पानी भरोगे और जरा भी छलक जाएगा तो जो आपका शर्ट है या जो प्रेस कर रहे हो वो गीला हो जाएगा। वो उसमें छोटे छोटे कोयले के टुकड़े भरती थी जो खाने से बच जाता था, और उसके बाद उसको कपड़े से जोर से पकड़ा जाता था ताकि वो गर्म रहे, और उससे प्रेस करने की कोशिश की जाती थी जिससे रिंकल निकल जाते थे। मोदी जी ने कहीं देखा होगा और उनको लगा होगा इसमें पानी भरा हुआ है, और उन्होंने वो पानी की बात कर दी। मुझे तो कम से कम बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा है। या इस बात पर कि मेरे पिताजी इतना टाइट, इतना कड़ा जूता पहनते थे कि वो चलते थे तो जूते की आवाज जो है वो ऐसी होती थी कि लोग 4 बजे उठ के अपनी घड़ी मिलाने लगते थे। गांव में उस जमाने में कितने लोगों के पास घड़ी थी मैं नहीं जानता, लेकिन ये पूरी बात बढ़ा चढ़ा के बोली हुई लगती है। ऐसा लगता है कि मोदी जी लगातार एक ऐसी कहानी लोगों के मन में भरना चाहते हैं जिससे वो ये बता सकें कि वो बहुत गरीब थे। लेकिन मैं ये पूछता हूं कि बहुत गरीब होना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? जिस उम्र के मोदी जी हैं उस उम्र के लोगों से पूछिए तो ज्यादातर लोगों के घरों में उस समय असुविधा थी, दिक्कतें थी। मैंने खुद अपने घर की कहानियां सुनी हैं, लेकिन उनको सुनाने का क्या मतलब है? भारत नया नया आजाद हुआ था, नहीं थे इतने रिसोर्सेज, ज्यादातर लोग गरीब हुआ करते थे। बच्चों ने पढ़ाई की, मेहनत की, आगे बढ़े और फिर यहां तक पहुंचे। कोई डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर बना, और उसके बाद खानदान सुधरने लगे। बड़ी बात यह है कि आज भी देश में इतनी गरीबी क्यों है? बात अपनी गरीबी की नहीं होनी चाहिए, बात गरीबों की होनी चाहिए। इसी इंटरव्यू में कहते हैं कि गांधी जी का कहा मैं सुनता हूं कि जब कोई योजना बनाओ तो गरीब को अपने दिमाग में रखो। मैं आपसे पूछता हूं कि कौन सी ऐसी योजना बन रही है जिसमें गरीब दिमाग में है? अगर ऐसी योजना बनती तो देश में रोजगार बढ़ाया जाता,
लेकिन 5 किलो अनाज से कोई गरीब से अमीर नहीं बनेगा। रोजगार से गरीबी से बाहर निकल सकता है। रोजगार दिया नहीं जा रहा है, 5 किलो अनाज दिया जा रहा है और साथ में दिया जा रहा है हिंदू मुस्लिम का तीखा अचार, जिसको लगातार आप चबाते रहिए और बेवकूफ बने रहिए। तो ये पॉडकास्ट और ग्रोक दोनों को जब आप आमने सामने रख के देखते हैं तो आपके समझ में आता है कि कई बार मशीन जो निष्पक्ष होती है वो ऐसे राज खोल देती है जिसको छुपाने की कोशिश में पूरी सरकार और पूरी गोदी मीडिया पिछले 15-16 साल से लगी हुई है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।